कौन जानता है उसे? कौन है वो? कैसे उस काफिले में शामिल लोगों के कदम इस जगह पर आकर थम गए? अथाह जलराशि, ऊंचे ऊंचे दरख्त, झील में नजर आती विंध्य श्रृंखलाओं पर लोगों के ठिकाने बनते चले गए। कोई पहेली नहीं है ये, बस इस नक्शे के ठीक बीचों बीच जो जगह दिखाई दे रही है वही हमारी मंजिल है ना हैरानी वाली बात? बिल्कुल बीचों बीच है ये जगह, और नाम भी कितना शायराना, लगभग कविताओं वाला। सागर 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 सागर। बहुत पुरानी बात है, ग्वालियर से सागर की ओर जाते हुए अंग्रेजी सर्वेयर्स और सड़क बनाने वाले इंजीनियर सागर पहुंचने के पहले ही गायब हो गए थे। 20वीं सदी की शुरुआत में घटी इस घटना के पीछे वजह बताई गई घने जंगल और शेरों की तादाद। यह भी कहा गया कि डाकुओं और ठगों का नेटवर्क भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। बहरहाल, इस घटना से इस क्षेत्र के घने जंगलों में बेशुमार तेंदू के पेड़ होने की सूचना सामने आई और आगे चलकर बीड़ी उद्योग से जुड़े लोगों ने इस क्षेत्र को बीड़ी व्यवसाय के लिए चुना। सागर जिले में बीड़ी उद्योग की शुरुआत 20वीं सदी के आरंभ से हुई थी। प्रचुर मात्रा में तेंदुपत्ता की उपलब्धता, सस्ते मजदूर और बड़े उद्योगों के अभाव के कारण बीड़ी बनाने और बनवाने का धंधा चल निकला। समूचे मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत भर में सागर क्षेत्र का नाम बीड़ी व्यवसाय के कारण चर्चा में रहा। 90 के दशक तक आते आते बीड़ी उद्योग ढलान पर आ गया। ग्रामीण इलाकों को छोड़ दे तो नगरीय क्षेत्रों में यह धंधा लगभग नहीं के बराबर रहा। जागरूकता बढ़ी, साक्षरता बढ़ी, लोगों ने बाहर की दुनिया देखी और सागर जिले में व्यवसायिक नजरिया बदलता चला गया। आज सागर जिले में लगभग 12,000 छोटी बड़ी औद्योगिक इकाइयां रजिस्टर्ड हैं। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सागर की अर्थव्यवस्था पूर्ण रूपेण खेती पर या उससे जुड़े व्यवसाय पर ही केंद्रित है। पिछले 2-3 दशकों में इस क्षेत्र में अनेक व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हुई है, खासतौर पर कृषि आधारित उद्योग जैसे फर्टिलाइजर उद्योग, वेयर हाउस और रसायन बनाने वाले कारखाने। इसी तरह कृषि उपकरण और ट्रैक्टर की ट्रॉली बनाने वाले उद्योग के मामले में खुरई और बीना क्षेत्रों को खासी पहचान मिली है। इसका कृषि यंत्र की सामग्री या उपकरणों के निर्माण का जो कार्य है वो करीब 45 से 50 वर्ष पुराना हो चुका है, 45 वर्ष। और इसमें जो कृषि के कार्य में आने वाले जो उपकरण हैं, जिसमें सीडल है, ट्रॉली है, थ्रेशर, पिलाऊ, लेवलर या और भी जो भी छोटे छोटे उपकरण होते हैं वो बनते हैं। इन सभी का यहाँ पर मार्केट तो है ही, इसके अलावा पूरा एमपी, अपना छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान का कुछ एरिया और आंध्र प्रदेश भी, यूपी भी उसमें शामिल है। सभी जगह डिस्पैचिंग है, डीलर नेटवर्क से काम होता है। और मेन जो चीज़ है, सीडल यहाँ की एक ऐसी क्वालिटी में कि जो हर जगह पसंद की जाती है। और इसके पीछे कारण है कि जो उसको बनाने के कारीगर हैं वो यहाँ बहुत अच्छे कारीगर हैं, और उसकी ये मान लो कि चलो कि उसकी हमेशा डिमांड बनी रहती है हर जगह। यहाँ इस तरीके के ये मान के चलें कि 12-14 तो अच्छे यूनिट हैं, बाकी छोटे छोटे मिला के देखे तो करीब 50-55-60 यूनिट के आसपास बैठेंगे सभी। औद्योगिक केंद्र विकास निगम अर्थात AKVN ने सागर जिले में कई औद्योगिक परिसरों का विकास किया है। इनमें शामिल है सागर के पास सिद्धगुआ, जहां पर मैदा मिल, स्टील मिल और प्लास्टिक सामग्री के कई प्रतिष्ठान कार्यरत हैं। इसी तरह प्रतापपुरा और बीना क्षेत्र में AKVN ने सर्व सुविधा युक्त औद्योगिक क्षेत्रों का निर्माण किया है। रॉक फॉस्फेट की मौजूदगी से यहाँ खनिजों पर आधारित उद्योगों की स्थापना भी तेजी से हो रही है। बड़ी लागत के उद्योगों के मामले में सागर जिले में अक्सर चर्चा होती थी
और कहीं न कहीं ये बात यहाँ के बाशिंदों को खटकती भी थी। किंतु 20वीं सदी के अंतिम दशक में सागर के बीना क्षेत्र में भारत ओमान ऑयल रिफाइनरी की स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ। आज भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओमान ऑयल SAOC तथा सल्तनत ऑफ ओमान के संयुक्त प्रयासों से ये रिफाइनरी कार्य कर रही है। अति आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए इस रिफाइनरी की संरचना की गई है। ग्रीन ऑटो फ्यूल जो कि यूरो मोटर स्प्रिट, डीजल, LPG, नेप्था, AFT के अतिरिक्त पेट्रोकोक और सल्फर आदि का उत्पादन होता है। क्रूड ऑयल सप्लाई के लिए लगभग 935 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है। भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड की सफलता के कारण बीना क्षेत्र में कई औद्योगिक इकाइयों की शुरुआत हो चुकी है। यदि बड़ी लागत के उद्योगों की बात करें तो जेपी ग्रुप द्वारा स्थापित 1250 मेगावाट की थर्मल पावर परियोजना उल्लेखनीय कही जा सकती है। सागर नगर की परिधि में लगभग 40-50 किलोमीटर के क्षेत्र में फैले ऐसे अनगिनत स्थान है जो दर्शनीय है और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी, जो सागर के महत्व को स्थापित करते हैं। इसके पूर्व दिशा में दमोह और पश्चिम में रायसेन और विदिशा जिले दिखाई देंगे, जबकि उत्तर में झांसी और दक्षिण में नरसिंहपुर जिले की सीमाएं लगती है। विंध्य पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ ये इलाका प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों के लिए भी जाना जाता है। सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिले के सघन वन क्षेत्रों को शामिल करते हुए नोरादेही अभयारण्य की संरचना हुई थी। ये अभयारण्य वन प्राणी और दुर्लभ प्रजातियों के वृक्षों को सहेजे हैं। सागर से 108 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नोरादेही अभयारण्य में नीलगाय, चिंकारा, सांभर, चीतल, सोनकुत्ते, बंदर, लंगूर और तेंदुआ आदि वन्य प्राणी आसानी से देखे जा सकते हैं। सागर शहर की चारों दिशाओं में ऐसे अनेक स्थान हैं जो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। राहतगढ़ जलप्रपात सागर भोपाल मार्ग पर 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जलप्रपात बेहद लोकप्रिय पिकनिक स्पॉट है। दूर दूर से पर्यटक इस प्रपात को देखने आते हैं। ऊंचाई से गिरती जलधारा पर्यटकों के मन को आनंदित कर देती है। बीना नदी के ऊंचे किनारों पर स्थित राहतगढ़ कस्बा 11वीं शताब्दी में परमारों के शासनकाल में बहुत अच्छी स्थिति में था। कस्बे से 3 किलोमीटर दूर स्थित किले की बाहरी दीवारों में कभी बड़ी बड़ी 26 मीनारें थीं। कालांतर में यहां हुई लड़ाइयों और देखरेख के अभाव में राहतगढ़ का वैभव अतीत की काली गुफा में दफन हो गया। उत्तर दिशा में सागर से 12 किलोमीटर दूर गढ़पहरा मध्यकालीन शीश महल के लिए प्रसिद्ध है। गढ़पहरा को पुराना सागर भी कहा जाता है, जो डांगी राज्य की राजधानी थी। इसकी प्राचीनता गोंड शासक संग्राम सिंह के समय से मानी जाती है। उस समय गढ़पहरा गढ़ था। बाद में डांगी राजपूतों ने इस भाग को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। गढ़पहरा के अब भी कुछ ऐतिहासिक अवशेष बाकी हैं।
कम ऊंचाई के क्षेत्र पर निर्मित किले के खंडरों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। गढ़पहरा में डांगी शासकों के शीश महल के नाम से ज्ञात ग्रीष्म आवास के अवशेष भी हैं। इसका संबंध राजा जयसिंह से जोड़ा जाता है। मान्यता है कि 200 साल पहले राजा जयसिंह इसमें रहते थे। सागर जिले के आसपास के क्षेत्रों में पुरा संपदा बिखरी पड़ी है। सागर से करीब 90 किलोमीटर पर स्थित एरन एक ऐसा स्थान है जो गुप्तकालीन वैभव और सम्राट समुद्रगुप्त के वक्त की याद दिलाता है। यहां खनन से प्राप्त मूर्तियां विश्व प्रसिद्ध है। एरन गांव में पुरा अवशेषों का विशाल संकलन है। खंडहर के रूप में डांगी शासकों के बनवाए किलों के अवशेष मौजूद हैं। यहां का सबसे उल्लेखनीय स्मारक एक 47 फीट ऊंचा स्तंभ है जो एक विशाल शिला से बना है। यहां से प्राप्त अवशेषों में गुप्त काल का भगवान विष्णु का मंदिर तथा उसके दोनों तरफ वराह और नरसिंह का मंदिर प्रमुख है। वराह की इतनी बड़ी प्रतिमा भारत में कहीं नहीं है। सागर जिले की खुराई तहसील वैसे तो कृषि इंजीनियरिंग के उपकरण बनाने के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ के लाल मंदिर का वैभव अद्भुत है। इस मंदिर की अद्भुत कला को देखने प्रतिदिन सैकड़ों दर्शनार्थी आते हैं। लाल मंदिर बीना कटनी रेलवे जंक्शन के खुरई रेलवे स्टेशन के पास मान स्तंभ सहित
देख और समझ सकती है। राष्ट्रकवि श्री कृष्ण सरल से प्रेरणा लेकर लगभग 20 से अधिक वर्षों पूर्व मैंने देश के महापुरुषों के चित्रों का संग्रह शुरू किया। मेरे पास 1857 से लेकर कारगिल युद्ध तक के शहीदों क्रांतिकारियों के चित्रों का संग्रह है। इसके अलावा 1926 से 1932 तक दुर्लभ समाचार पत्रों का वह संग्रह, जिसमें भगत सिंह सहित अनेकों क्रांतिकारियों की फांसी का चित्रण दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त कवि, लेखक, साहित्यकार, युद्धपोत, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, ऐतिहासिक इमारतें, सांस्कृतिक विरासत, वैज्ञानिक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, परमवीर चक्र विजेता, भारत रत्न, इनके भी चित्रों का संग्रह किया। लगभग 12 से अधिक राज्यों में मैंने इस प्रदर्शनी का प्रदर्शन निःशुल्क रूप से कर चुका हूँ। हमारे देश के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथी कर्नल ढिल्लन, शाहनवाज, कर्नल ढिल्लन और सहगल इस प्रदर्शनी को देख चुके हैं। लाखों विद्यार्थियों ने इस प्रदर्शनी को देखा। देश के लिए आज़ादी कैसे मिली और हम ऐसे अक्षुण्ण कैसे रखें, इसका मूल उद्देश्य है लोगों को यह जानकारी की प्राप्ति हो। इसलिए मध्य प्रदेश के अनेक स्थानों सहित देश भर मैंने एग्जीबिशन चित्रों की प्रदर्शनी का किया। ये सारा बिल्कुल निःशुल्क प्रदर्शन होता है। बहुत से दस्तावेज जो अभी उनको चिपकाना है, तैयार करना है, अधूरे पड़े हुए हैं। राष्ट्रकवि श्री कृष्ण सरल ने 1828 क्रांतिकारियों का जीवन परिचय लिखा और मुझे लगा कि नहीं, ऐसे चित्रों को मैं भी भारतवर्ष में अपने नन्हे मुन्ने छात्रों को दिखा के देश के राष्ट्रभक्तों के प्रति उनको प्रेरणा दे सकूं। इस प्रदर्शनी का मूल उद्देश्य है। शुरुआत किस तरह हुई इसकी? हाँ, मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मैंने एक चित्र समाचार पत्र में देखा और मैंने सरल जी के साहित्य को पढ़ा। तो मैंने सरल जी के साहित्य को पढ़ा तो मुझे लगा सरल जी ने इतना काम किया है, 21 लाख किलोमीटर की यात्राएं की हैं और विभिन्न विषयों पर उन्होंने लिखा है। 1828 क्रांतिकारियों के बारे में उन्होंने जीवित चलचित्र की तरह उन्होंने लिखा है। मुझे लगा इस व्यक्ति ने इतना मेहनत की है तो हम उन महापुरुषों को कम से कम हम अपने लोगों के बीच लेकर उनके योगदान को बताएं। ये संग्रह में जी मेरे पास लगभग 4500 से अधिक चित्र होंगे, इतनी ही पुस्तकें होंगी। और कुछ अभी चित्र ऐसे हैं जिनको मैंने अभी चिपकाना है या तैयार करना है, देखना है भी। काफ़ी मात्रा में लगभग मैंने जो अभी यहाँ पे संग्रह रखा है 2 से 3% के लगभग अधिक रखा होगा। मैं युवाओं को ये बताना चाहता हूँ कि राष्ट्र के श्रृंगार मेरे देश के साकार सपनों, देश की स्वाधीनता पर आँच तो माने न देना, जिन शहीदों के लहू से लहलाया चमन अपना, उन वतन के लाड़लों की याद मुरझाने न देना। तुम न समझो देश की स्वाधीनता यूं ही मिली है, हर कली इस बाग की कुछ खून पीकर ही खिली है। मस्त सौरभ रूप या रंग जो भी फूलों को मिला है, यह तुम्हारे ही उबलते खून का ही सिलसिला है। सिंह की खेती किसी भी श्यार को खाने न देना, देश की स्वाधीनता पर आँच तो माने न देना। खेती किसानी गांव गांव, जंगल पर्वत धूप छांव, ठिए ठिकाने लगे सुहाने, सोन चिरैया मीठे गाने। झील का दर